प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है 902 समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध इसके बारे में। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे और ये पीडीएफ नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाए गए हैं। फर्स्ट ईयर के नोट्स जो हैं 499 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं और सेकंड ईयर के नोट्स जो है 599 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। आपको जी पे या फ़ोन पे करना है, नंबर आपके सामने है और इसी नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप कर देना है नोट्स के लिए। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जो है हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा इमीडिएट। तो चलिए देखते हैं समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध जो है इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। सबसे पहले प्रश्न जो पूछा गया आपसे, धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, यह कथन है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है कि धर्म विहीन शिक्षा जो है निरर्थक सिद्ध होती है। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। इस तरह से दूसरा प्रश्न आप देखोगे, इस समय देश में कुल जातियां हैं तो कुल जातियां जो है 2800 मानी गई हैं इस समय। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपसे बोला गया है, शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए तो प्रार्थना से प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू बनता है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसको हम जो है 7 कालों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, भारतीय समाज की आधारशिला है, भारतीय समाज की आधारशिला जो है वो धर्म माना गया है। धर्म को जो है आधारशिला माना गया है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो आपके पेपर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो लास्ट ईयर बच्चों ने फॉलो किया था उनको जो है सक्सेस मिली थी। हमारा स्कोर रहा था 90%। ठीक है, और ये 90% स्कोर जो है आपको कैसे प्राप्त होगा, तो जो आपके 901 आपने पढ़ा है, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिया हुआ है, नोट्स जिसने ले लिए हैं अच्छी बात है। इसी तरह से जो 902 सब्जेक्ट है आपका, या 903 है, या फिर आपका 904 है, इस तरह से जो भी आपके सब्जेक्ट्स जो हैं जिनका कोड आप जानते हैं, आपको पता ही भी होगा कि आपके कोड्स क्या हैं। तो जो सेकंड ईयर हैं उनके कोड्स 9 से शुरू होते हैं और जो फर्स्ट ईयर है उनके कोर्स 8 से शुरू होते हैं, ऑलरेडी वो आप दे चुके हो। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि आप 901 का पेपर जब देने जा रहे हो तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि 901 से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 902 से क्वेश्चंस उठा के दिए जाएंगे, 903 से क्वेश्चंस उठा के दिए जाएंगे और 904 से भी उठा के दिए जाएंगे। इस तरह से 905 से भी उठा के आपको दिए जा सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके अगर सारे सब्जेक्ट्स को रीड कर लेते हो, सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप रीड कर लेते हो तो आपका हर पेपर जो है बेहतरीन जाएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा आप कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा 901 से पूछ लेगा, 902 में पूछ लेगा 901 का कोई क्वेश्चन, तो भी आप उसको उठा के कर सकते हो। इस तरह से 91 और 92 आपने पढ़ रखा है तो 903 तो आपने पढ़ लिया है, तो 903 में भी आपको 901 से, 902 से या 904 से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। तो आपको जो है सारे के सारे जितने जल्दी हो सकते हैं अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। यहाँ बोला गया है, बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, तो बालक का जो सामाजिकरण होता है वो होता है विद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय समाज में प्रधान क्या है, तो भारतीय समाज में जो प्रधान है वो धर्म है। धर्म के आधार पर जो है भारतीय समाज बटा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद में था, तो वो अनुच्छेद 38 है। ठीक है, 38 नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है या कि यह कथन किसने दिया है, तो डॉक्टर मजूमदार का जो है ये कथन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इस तरह से जो है आपके फिलअप्स के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें पूछा जाता है, शिक्षक कक्षा का एक खाली स्थान है, तो शिक्षक कक्षा का जो है एक ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खाली स्थान ने शिक्षा को खाली स्थान प्रक्रिया बताया है, तो एडम्स ने जो है शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। आपको ये आंसर इस तरह से देना है। तो हमने जो हाईलाइट किए हैं ये चीज़ आपको समझनी है कि क्यों हाईलाइट किए जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा और खाली स्थान का अटूट संबंध होता है, तो आपका जो है समाज का और शिक्षा का अटूट संबंध माना जाता है। शिक्षा के सामाजिक आधार कौन से हैं, तो शिक्षा के सामाजिक आधार जो है सामाजिक विकास है, राष्ट्रीय विकास है, साथ ही साथ शिक्षा तथा आर्थिक विकास है। तो ये सारे के सारे जो है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आगे बता दूंगा आपको।
गांधी जी के अनुसार शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और स्वामी विवेकानंद के शिक्षण विधियों की विशेषता बताइए, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस जो है 901 में आप देख चुके होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आगे बताए जाएंगे। और जो है आप बता सकता हूँ मैं एक चीज़ आपको, बहुत ही सिंपल सा समझ लेना। जब भी आपसे पूछे कि शिक्षक के कौन कौन से गुण बताना है आपको, यानी शिक्षक का गुण पूछ लिया, चाहे वो गांधी जी के अनुसार पूछे, या स्वामी के अनुसार पूछे, या फिर आपका अरविंद के अनुसार पूछे, चाहे किसी के अनुसार पूछे शिक्षक के गुण, तो शिक्षक के गुण मैंने 901 में करवाया हुआ था। वो अगर आपको याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, यार गांधी जी के अनुसार तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या था, या आपने सोचा कि यार विवेकानंद के अनुसार ध्यान नहीं आ रहा क्या था, तो आपको वो शिक्षक के गुण लिखने हैं जो मैंने आपको 901 में बताए हैं। शिक्षक के व्यावसायिक गुण क्या होते हैं, वो वाले आप अगर आप लिख देते हो तो पूरे आंसर्स आपको करेक्ट मिलेंगे और आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना, डीएलएड का जो कॉपी चेक होती है उसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है क्या हो सकता है, तो वो कहते हैं शारीरिक विकास है शिक्षा का उद्देश्य, साथ ही साथ ज्ञानेंद्रियों का विकास है, मानसिक विकास है और नैतिक विकास है। टैगोर के शिक्षा पद्धति के बारे में बताइए। तो टैगोर का शिक्षा पद्धति कहता है कि भ्रमण के समय पढ़ना, वाद विवाद करना, यानी कि आपस में जो है तर्क वितर्क करना, मैं कुछ पूछूं और तुम उसका कुछ जवाब दो, तुम जो जवाब दो मैं उसको काटूं, तो ये वाद विवाद होता है। प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि वही बात हो गई कि वाद विवाद का मतलब हो गया प्रश्नोत्तर विधि। आप प्रश्न पूछोगे मैं उत्तर दूंगा, आप उस उत्तर में कुछ ना कुछ निकालोगे कमियां, तो मैं उसको फिर सॉल्व करूंगा, तो यही होता है वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि। और एक है क्रिया विधि। तो ये टैगोर के शिक्षा पद्धति के बारे में जो है बताया गया है इस बारे में। बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत बताइए। तो बुनियादी शिक्षा क्या होती है, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है ये, ठीक है, इसकी बुनियाद ये है, सिद्धांत ये है। साथ ही साथ उद्योग द्वारा शिक्षा दी जाती है, मातृभाषा भाषा द्वारा जो है शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ स्वावलंबन की प्रेरणा भी दी जाती है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंटों में, इन पॉइंटों को विस्तार से आगे बताया गया है। छोटे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको छोटे छोटे लिखने हैं, जैसे ये लिखा गया है। बड़े क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी देनी होगी, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। अगला जो है इसमें पूछा गया आपसे, शिक्षा का समाज पर प्रभाव बताइए। तो शिक्षा का समाज पर प्रभाव क्या होता है, सामाजिक विकास होता है हमारा शिक्षा से, सामाजिक जागरण होता है, सामाजिक नियंत्रण होता है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सुधार, ये सारे के सारे शिक्षा का प्रभाव है समाज पर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है, या शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तो विद्यालय शिक्षा जो है संकुचित अर्थ माना जाता है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, तो किसके किसके बीच है, ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और समाज का संबंध कैसा होता है। तो घनिष्ठ होता है। अभी भी हमने आपका ब्लैंक स्पेस देखा था, उसमें मैंने करवाया था कि शिक्षा और खाली स्थान का संबंध घनिष्ठ होता है, तो किसका, समाज का। तो ये आपको ध्यान रखना किस तरह से क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं, घुमाकर भी मैंने यहाँ क्वेश्चन बताए हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन किसका है, ये स्पेंसर का कथन है। साथ ही साथ विकासशील देशों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है वो शिक्षा की कमी है। अगर किसी भी देश को गिराना है, उसको नष्ट करना है, तो आपको आक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही युद्ध लड़ने की ज़रूरत है। वहाँ की शिक्षा ख़त्म कर दीजिए, समाज और वहाँ का देश जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, तो किस में होती है, समाज में होती है शिक्षा की आदान प्रदान की प्रक्रिया। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन है माय कवर पेज का, मैकायोर पेज भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली खाली स्थान है, तो प्रक्रिया है। शिक्षा चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो 6 है। नेक्स्ट जो है आपका, ब्रिटिश काल में शिक्षा में खाली स्थान का प्रवेश हुआ, तो मशीनरियों का प्रवेश किया गया था। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, वो परिवार होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया, जो भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान रहा है, तो पाश्चात्य शिक्षा का हमेशा योगदान रहा है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का क्या योगदान है, तो हम आंसर लिखेंगे, शिक्षा न केवल उत्पादकता की बढ़ोतरी द्वारा राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान करती है, अपितु व्यक्ति में श्रम के प्रति निष्ठा का भाव भी उत्पन्न करती है तथा श्रम संस्कृति को विकसित करती है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा जो है दोहरी भूमिका निभाती है। ठीक है। ये जो है आपका उत्पादकता भी बढ़ाती है, साथ ही साथ जो है व्यक्तियों को श्रम करने का भी जो है क्या करती है, उसको निष्ठा का भाव जो है उसमें जागृत करती है। तो इस तरह से जो है ये दोहरी भूमिका निभाती है।
शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। स्पष्ट करना है आपको कि शिक्षा कैसे एक गतिशील प्रक्रिया है, तो शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्यतम उद्देश्य जो है व्यक्ति का सतत विकास करना है, यानी लगातार विकास करना है। और व्यक्ति का शिक्षा के माध्यम से होने वाला विकास सदैव उन्नयनकारी, यानी कि उसका जो है कल्याणकारी होता है। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया कह सकते हैं। क्वेश्चन कैसा छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उसके हिसाब से लिखना है। ये क्वेश्चन छोटा ही बनता है। शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको हम लिख सकते हैं। देख सकते हो, मानव आत्मा का पोषण करना, शिक्षा के मूल्यों को प्राप्ति करना, पूर्णता की प्राप्ति करना, मानसिक तथा आध्यात्मिकता का विकास करना, आचरण तथा नैतिक चरित्र का विकास करना, संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना, उचित विकास और मूल्यांकन की प्राप्ति होती है, आत्म सुरक्षा की तैयारी करता है शिक्षा। शिक्षा के कार्य बताने हैं आपको, उद्देश्य और कार्य थोड़े से अलग है, ध्यान रखना है। इसमें व्यक्तिगत विकास होता है, सांस्कृतिक विरासत का संप्रेषण होता है, यानी कम्युनिकेशन होता है आपस में, जो है ये सांस्कृतिक विकास होती है। हमारी संस्कृति कोई और अपनाता है या कोई और मनाता है। जैसे पहले लोग जो है, आप देख सकते हो कि जैसे कि ईद, मुहर्रम जो मुस्लिम पर्व है समझ करिए, तो उसको हिंदू नहीं मनाते थे, उतना ज़्यादा विशेषता नहीं देते थे। लेकिन आज के समय में जो है शिक्षा ने इतना बढ़ावा दे दिया है कि हम सब लोग जो हैं भाई-भाई हैं, हमारी संस्कृति एक है। हम जहाँ रहते हैं उस देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए, हम जिस समाज में रहते हैं उस संस्कृति को अपनाना चाहिए, तो वही सांस्कृतिक विकास का संप्रेषण होता है, ठीक है? हम भी जो है ईद की बधाइयाँ लेने, ईदी खाने जो है लोगों से गले मिलने जाते हैं। इसी तरह से जो मुस्लिम भाई हैं, वो होली पे त्योहार मनाने में अब हिचकिचाते नहीं हैं। तो ये सब कुछ शिक्षा ने दिया है। पहले समाज में शिक्षा नहीं थी, तो लोग जो है अपने धर्म में अपनी ही जो फेस्टिवल होते थे, जो त्योहार होते थे उसको मनाते थे, और बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आज हम बौद्ध कथा कहीं होती है तो हम चले जाते हैं, कहीं हमारी हिंदू कथा होती है हम चले जाते हैं, कहीं और भी जो कथा होती है चाहे वो चर्च हो तो हम चले जाते हैं। हम हर जगह पे अब जाने लग गए हैं। तो शिक्षा का कार्य क्या है? हमारा सारा का सारा सांस्कृतिक विकास किया है इसने। व्यावसायिक कुशलता जो है एक्चुअली में बढ़ाता है। व्यावसायिक कुशलता का मतलब होता है कि आप जो कोई बिज़नेस करने वाले हो, तो उसके अंदर जो है आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। आप अनपढ़ हो तो आप जो है व्यावसायिक गुण नहीं डेवलप कर सकते हो, वो आपके एक्सपीरियंस से आएगा। मतलब आपको समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। अगर आपने शिक्षा ले ली 2-3 सालों में, जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उसका आप व्यावसायिक कुशलता में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने शिक्षित नहीं हो, अनपढ़ हो, तो आप जो है बचपन से बिज़नेस करते आ रहे हो। अब 20 साल, 30 साल, 35 साल के उम्र में आपको समझ में आई कि आप जो है व्यवसाय कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बताता है, सामाजिक कुशलता को बढ़ाता है, ठीक है? इस तरह सृजन की कुशलता का विकास करता है, भाषा की कुशलता का विकास करता है कि हमें किस तरह की भाषा, लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, और मानव मूल्यों का अर्जन एवं उत्पादन भी करता है। यानी कि मानव में जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, उसको जो है आपको गेन करने का मौका देता है, साथ ही साथ उत्पादन करने का मतलब हो गया कि आपको जो है दूसरों को सिखाने का भी मौका देता है। तो शिक्षा के ये कार्य हैं। इस तरह से अगला जो प्रश्न बनता है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी दीजिए। तो अगर छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो केवल हमें ये आंसर लिखने हैं, बाकी बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो इसको मैंने आगे स्पष्ट किया हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। जैसे समानता का जो है प्रदत्त मौलिक अधिकार, हमारा समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये 6 के 6 पॉइंट जो है आपको छोटे प्रश्नों में लिखना है, जैसे 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है। 2 नंबर में आ जाए तो ठीक है, 3 नंबर में तो आपको थोड़ा-सा विस्तृत रूप लिखना होगा, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। भारतीय संविधान की विशेषताएँ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है जो है, उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, तो ये हमें बताना है। ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में, ठीक है? विभिन्न स्रोतों से जो है आहरित है। साथ ही साथ कठोरता एवं नम्यता का मिश्रण है, यानी कि कठोर प्रावधान भी है, दंड का भी प्रावधान भी है, ठीक है ना? और नम्यता यानी माफ़ी का प्रावधान भी दिया गया है इसमें। इसके आगे अगर हम बात करें, तो हम बता सकते हैं एकात्मक सुझाव के साथ संघीय प्रणाली भी है। मतलब किसी एक विषय पे भी ये सुझाव दे सकते हैं, और साथ ही साथ संघीय विषय पे भी सुझाव दे सकता है जो हमारा संविधान है। सरकार का सदस्य स्वरूप है, सरकार कैसा गठन होगा, सरकार का प्रारूप कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है संविधान में लिखी गई हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पर जो न्याय मिलेगा वो सभी के लिए बराबर होगा, इक्वल होगा। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि न्यायपालिका जो न्याय करती है, जो किसी दंड को, अपराध को जो है साबित करने के बाद में जो आपको सज़ा देती है,
उसको स्वतंत्रता है, उसके ऊपर कोई भी जो है आप जो है लांछन नहीं लगा सकते। मौलिक अधिकार इसने दिए हुए हैं नागरिकों के पास में, जो अभी अभी हमने 6 मौलिक अधिकार देखे थे, तो वो संविधान ने हमारे को दिए हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है संविधान में लिखे गए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। ये 4 होते हैं, आपको 901 में बताया हुआ है। मौलिक कर्तव्य क्या है वो भी बताया गया है इस संविधान में। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का गठन करता है तभी कोई संविधान बनता है। भौमिक सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार यानी कि वोट देने की जो स्वतंत्रता है वो पूरी की पूरी मिलती है। एकल नागरिकता यानी कि आप अकेले हैं, आपकी नागरिकता पर जो है कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, आपकी स्वतंत्रता पे कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। स्वतंत्र निकाय होता है यानी कि इनका निर्णय जो है संविधान का वो अपने हिसाब से चलता है, जो वहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से आपातकालीन प्रावधान भी है, जिसमें आप अभी देख चुके हो कोरोना वायरस के समय जो है पूरा का पूरा संविधान के हिसाब से ही जो है लॉकडाउन लागू किया गया था। इस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने आपातकालीन लागू किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिया गया है। त्रिस्तरीय सरकार होती है, नगर पालिका, न्यायपालिका, जानते हो आप। तो इस तरह से और सहकारी समितियां भी होती है, जिसमें आपके राशन की दुकानें हैं जो गवर्नमेंट के आधार पे चलती हैं। तो ये सहकारी समितियां भी होती है। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसमें आपका केंद्र सरकार हो गई, फिर राज्य सरकार हो गई, इस तरह से त्रिस्तरीय सरकार हो जाती है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं? तो दर्शन है, जीवन दर्शन है, राजनीतिक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, आर्थिक दशाएं भी हैं। शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, समझाइए। तो ये आपको समझाना है कि भैया ये मानव का जन्मसिद्ध अधिकार कैसे है, ठीक है। इसका भी उत्तर मैं आगे दे दूंगा। बेसिक या बुनियादी शिक्षा क्या है, जैसे कि हमने छोटा सा प्रश्न देखा था, तो यहाँ पर बेसिक या बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया गया है। औपचारिक शिक्षा क्या है, समझाइए। औपचारिक शिक्षा क्या होती है उसके बारे में हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो उनका एक कथन है, उसको आपको ध्यान रखना है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य, ये महात्मा गांधी कहते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव के शरीर, मन तथा आत्मा के सार्वभौमिक विकास से, यानी कि संपूर्ण विकास से। आप सार्वभौमिक की जगह संपूर्ण विकास से। गांधी जी का विश्वास था कि शिक्षा उद्देश्य बालक का चौमुखी विकास करना है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसका कोई भी बालक है उसको चारों तरफ से जो है विकास करना है, चाहे वो शरीर से हो या मन से हो या आत्मा से हो, चाहे वो सामाजिक हो, ठीक है। टैगोर के अनुसार शिक्षा के कोई 4 विशेषताएं बतानी है। तो मैंने बताया था कि टैगोर की मैं सारे आगे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो टैगोर का देखो यहाँ पे जो शिक्षा की विशेषताएं हैं मैंने दे रखी हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आती तो शिक्षा की कोई विशेषताएं लिख देना, लेकिन छोड़ना नहीं। मारिया मांटेसरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ये इटली में जन्मी थी 1870 में। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो की प्रमुख रचनाओं के नाम बताने हैं। तो रूसो की प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं। दी प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस है, द न्यू हेलाइज है, साथ ही साथ सोशल एंड इक्वलिटी निबंध जो है ये भी दिया गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो इनका बहुत बड़ा जो है प्रकाशित जो है पुस्तक है, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता की बात की थी, ठीक है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये नामक पुस्तक रूसो ने बहुत पहले लिखी थी, जब आज़ादी नामक शब्द जो है पूरे कहीं वर्ल्ड में नहीं दिखता था। उस समय राजाओं का राज था, उस समय सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और उसी को पढ़ करके लोगों ने, जो शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किए। और धीरे धीरे फ्रांस में सबसे पहले आंदोलन हुआ, और वहाँ पर जो है आज़ादी की भावना जागृत हुई, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हुई इसी बुक की वजह से। जिन्होंने पढ़ा था तो उन्होंने ये भावनाएं जगाने का कोशिश किया, समाज में प्रयास किया, और वो सफल भी रहा। तभी तो आज देश जो है पूरे वर्ल्ड में सारे लगभग लगभग आपके आज़ाद है। और इसके अलावा जो है 5वां पुस्तक का आप नाम लिखना चाहें तो डिस्कोर्स ऑन पब्लिक पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी इन्होंने दिया था। तो इसमें से 2-3 पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी जो है ना, रूसो की प्रमुख रचना जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो ये आपको जॉन डीवी के अनुसार ही लिखना है। तो जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। महात्मा गांधी कहते हैं कि ये चौमुखी प्रक्रिया है, ध्यान रखना है, जिसमें शिक्षक, अध्यापक, शिक्षार्थी यानी छात्र और पाठ्यक्रम सम्मिलित है। इसमें कौन कौन से हैं? शिक्षक भी है, और शिक्षार्थी यानी छात्र भी हैं, साथ ही साथ पाठ्यक्रम है। इसलिए इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। जीजू भाई का पूरा नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए, गिरजा शंकर भगवान जी पधेक, ठीक है। वर्धा नीति जो है 1937 क्या है, ये आपको बताना है, वर्धा शिक्षा नीति। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है। इस तरह से शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, समझाना है आपको। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें जो है मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि पक्षों को जो है ये प्रभावित करती है, इसलिए जो है इसको बहुमुखी प्रक्रिया
कहा गया है। भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के श्रणों का वर्णन है? तो ये 5 श्रणों का वर्णन वहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ जो है भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम गाँव बोलते हैं। पुरुषार्थ का अंतिम और चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित किस पे थी? कर्म पे, जो काम करो और फल की इच्छा मत करो। समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, यह कथन जो है रेमांड का है, ठीक है, ध्यान रखना है। शिक्षा का एक सशक्त साधन जो है वो क्या है? तो आधुनिकरण, ठीक है, आधुनिकरण जो है शिक्षा का सशक्त साधन है। इसी वजह से तो आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये आधुनिकरण का ही तो विचार है। आगे जो है क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में खालिस्तान आयोग की नियुक्ति हुई तो विश्वविद्यालय शिक्षा की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को खालिस्तान कमीशन के नाम से जानते हैं तो राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। और मुदालियर कमीशन खालिस्तान आयोग के नाम से भी जानी जाती है तो माध्यमिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हर बार बताता हूँ वीडियो में, 2019 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रश्न पत्रों को हमने सॉल्व किया है, एक भी प्रश्न पत्र नहीं छोड़ा है, और इसी चैनल पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो उसमें अगर कोई भी त्रुटि है तो हमने कमेंट में उसको पोस्ट किया हुआ है कि हाँ भैया ये त्रुटि है, इसको संभाल लेना, इसको देख लेना, इसमें हमारी त्रुटि हुई है। क्योंकि अध्यापक जब आपका पेपर सॉल्व करता है तो उस समय जो है आपको बहुत जल्दबाजी होती है कि आपके आंसर्स जानना है, और आंसर्स जानने के चक्कर में कभी कभी क्या अध्यापक से कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो अध्यापक जो है वहाँ पर सुनिश्चित ना होते हुए जो है एक मानसिक जो उसका अध्ययन है, जिसको उसने याद किया हुआ है, उसने जब आंसर की टैली नहीं की है तो वो डायरेक्ट जो है आंसर आपको बता देता है। वहाँ पे त्रुटि हो सकती है, त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा त्रुटि होती है, प्रतिदिन त्रुटि होती है, हर इंसान से त्रुटि होती है। खालिस्तान को शिक्षा की खालिस्तान भी कहा गया है तो कोठारी आयोग को ध्यान रखना है, शिक्षा की गीता कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है। हर चीज़ जो है आपको मेंशन करते जा रहा हूँ। ज्ञान के जो है कितने स्रोत होते हैं? तो ये 4 स्रोत होते हैं, ज्ञान के 4 स्रोत माने गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि खालिस्तान नीति को 12 भागों खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया, तो कौन से नीति को कौन से भाग में विभाजित किया गया? तो आप बोलोगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो वैदिक शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसमें धार्मिकता का सबसे बड़ा समावेश है। चरित्र निर्माण ये करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की जो है भावना का समावेश करता है, यानी कि इसकी भावना को जागृत करता है। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप जो है घरे डरे नहीं, मतलब आप जो है कभी कभी डर जाते हो कि यार मैंने तो ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिख दिया। अगर आपने मिलता जुलता लिखा है तो आपका आंसर सही है। सामाजिक कुशलता की उन्नति होती है, जो समाज में सब कुछ जो है उसकी उन्नति होती है। और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार भी होता है। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति कैसी है? हम हिंदू के हैं, हम आज भी कहीं विदेश में जाते हैं, हम कहाँ से आए हैं? भारत से आए हैं, तो हमारा जो है अच्छा स्वागत होता है, ऐसा नहीं कि तिरस्कार होता है। तो इस तरह से ये प्रसार है, प्रसार भी है और संरक्षण भी है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? निरपेक्षता का अर्थ आपसे कभी कभी पूछता है, ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, आप दोनों में से जो भी याद करना चाहें दोनों याद करें तो बेहतरीन होगा। इसी तरह से एक अध्यापक के किन किन गुणों का होना मतलब अनिवार्य है या आवश्यक माना जाता है? तो बाल मनोविज्ञान का जो है उसको ज्ञान होना चाहिए। सीखने और सिखाने के की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका जो है उसको मेथड पता होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाए आपको कि हाँ भैया ये स्वाद आ रहा है, देखो ये चीज़ ऐसे हुई थी, इसके पीछे ये कारण था, ये लॉजिक था, तो आपका जो है शिक्षक जो है वो ज़्यादा गुणवान माना जाएगा और वही उसकी एक अनिवार्यता होती है। व्यक्तिगत गुण जो होता है वो आपसे आराम से बात करे, अच्छे तरीके से बात करे, आपको सुचारू रूप से समझाने का प्रयास करे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य, अब उसका शारीरिक स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो आपको वो पढ़ा नहीं पाएगा ढंग से। मानसिक गुण भी होना चाहिए, यानी कि मेंटली जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एक अध्यापक को कौन सी भूमिकाएं निभानी होती हैं? तो अध्यापक को जो है कक्षा अध्यापक की भूमिका, यानी कि आपका क्लास टीचर हो सकता है वो। सहकर्मी गुण होना चाहिए, यानी कि आपके साथ मिलकर के चलने का गुण होना चाहिए, आपके साथ सपोर्टिव गुण होना चाहिए। साथ ही साथ संस्थात्मक नेता, तो संस्था का नेता जो है वो बन सकता है अगर उस टीचर में गुण है। तो जानते हो कोई कोई टीचर जो है पदोन्नति पा करके क्या करता है? प्रिंसिपल बन जाता है या हेड बन जाता है। तो ये संस्थात्मक गुण होते हैं। संस्था के प्रति जो है उसकी जागरूकता है, उसका जो है दायित्व है, कर्तव्य है, उसको निष्ठा से निभाता है, इसलिए जो है एक नेता के रूप में जो है उसको माना जाता है। और संस्कृति संरक्षण,
या संरक्षक बोल सकते हैं। यानी कि हमारी जो भी मौलिक संस्कृति चल रही है, हमारे जो पर्व है, त्योहार हैं, उनमें विभेद नहीं करता, क्योंकि हर क्लास में जो है अलग-अलग धर्मों के लोग जो है बैठे होते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब हमने कोई स्कूल खोला है या किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, आप जहाँ पे पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे केवल आपको हिंदू नहीं मिलेंगे, वहाँ पे मुस्लिम भी मिलेंगे, वहाँ पे क्रिश्चियन के बच्चे भी मिलेंगे, वहाँ पर बौद्ध धर्म के बच्चे मिलेंगे। तो उनकी संस्कृति का संरक्षक होना चाहिए, किसी से भेदभावना नहीं करवानी चाहिए और ज़िम्मेदार नागरिक होना चाहिए कि यानी कि राष्ट्र के प्रति उसकी क्या कर्तव्य है, वो भी उसको जानना आवश्यक है। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। जनतंत्र किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएँ बताइए। जनतंत्र या लोकतंत्र, देखो एक ही चीज़ है, ठीक है? आप घबराना मत, यहाँ पे जो है इसका आंसर मैंने दिया है, ठीक है? इसकी विशेषताएँ क्या है? तो विशेषताएँ आप बता सकते हैं इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कैसा पूछा जाएगा आपसे? ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपको पीडीएफ के नोट्स के रूप में जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप ले सकते हैं। समय से पहले जितना जल्दी आप पढ़ लेंगे, उतना बेहतरीन आपका रिज़ल्ट आएगा, ये हमारी गारंटी है। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं आपको। स्त्री शिक्षा भाई क्यों ज़रूरी है, ये आपको बताना है कि भाई स्त्री शिक्षा क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ देख सकते हो, स्त्री गुण को बनाए रखने हेतु दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था करने के लिए, धार्मिकता, नैतिकता, चारित्रिकता का स्रोत माना बनाना जो है, ये भी इसमें आ जाएगा। स्त्री शिक्षा के लिए ये सारे की सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, ठीक है? तो हमें बताना है कि इसके उद्देश्य क्या है? तो भई हमारा उद्देश्य ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसके अलावा ये पॉइंट है, स्त्रियों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना। ये सारे के सारे इसमें हम लिख सकते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना और जीवोपार्जन हेतु व्यावसायिक शिक्षा देना। यानी कि आजकल देखते हो लेडीज़ें भी जो है नौकरी करती हैं, अच्छी-अच्छी पदवी पे हैं। कोई अब तो आप देख सकते हो जैसे द्रौपदी मुर्मू हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं। तो महिलाओं को जो है अब ये सब चीज़ें हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं कि उनको आगे बढ़ाना समाज में, पिछड़ा नहीं साबित करना कि हाँ, तुम्हारा काम जो है घर में ही सीमित है, ऐसा नहीं, ठीक है? ये सारे आंसर्स हम लिख सकते हैं। शिक्षा में लिंग भेद क्या अर्थ है? तो लिंग भेद जो है सिंपल सा बात है कि पुरुष और स्त्री की जो है बातें होती हैं लिंग भेद में, यानी कि बालक और बालिकाओं के मध्य व्याप्त या व्यापक जो है लिंग असमानता को जो है लिंग भेद कहा जाता है, ठीक है? और उनके लिंग के आधार पर, यानी कि वो स्त्री है या पुरुष है, उसके आधार पर जो भेद करते हैं, इसी को जो है लिंग भेद कहा जाता है। बाकी जो है इसके कारण आप बता सकते हो। इसके विभेद के प्रकार आपसे कभी-कभी पूछा जाता है, विभेद के प्रकार क्या होते हैं? ठीक है? तो जातिगत विभेद होता है, प्रजातीय विभेद होता है, लिंग विभेद होता है, भाषाई विभेद होता है, रंग विभेद। आप जानते हो कि जाति, अरे इस जाति का है यार, इससे क्यों दोस्ती कर ली? आज भी चलता है, ऐसा ही समाज है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। प्रजातीय जिसको बोलते हैं रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी चलता है। लिंग विभेद तो है ही कि मानव जो है वो स्त्री है या पुरुष है, ये तो आप जानते ही हो। अरे इसकी ये लड़की है, ये इसका बेटा है। अब कोई बेटे को ज़्यादा प्यार करता है, कोई बेटी को ज़्यादा प्यार करता है। तो ये लिंग विभेद भी आपको देखने को मिलेगा समाज में। हाँ, डीएलएड नोट्स कैसे लेने हैं? फर्स्ट ईयर का नोट्स जो है 499 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। सेकंड ईयर के नोट्स जो है 599 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। आपको गूगल पे या फ़ोन पे से इस नंबर पे जो है पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट हमारे को व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए। नोट्स जो है आप पीडीएफ रूप में प्राप्त करेंगे, जैसा आप यहाँ पे नोट्स देख रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही चीज़ आपको मिलेगी। कोई चीज़ आपको अलग नहीं मिलेगी। बिल्कुल जो दिखाया जा रहा है वही आपको भेजा जाएगा। इस तरह से रंग रूप का विभेद भी आप जानते हो, भाषाई विभेद। अरे ये कन्नड़ है, ये तमिल है, ये बिहारी है, ये राजस्थानी है, ये हरियाणवी है। तो ये विभेद होता है, विभेद के प्रकार हैं, ठीक है? रंग रूप का विभेद है कि ये काला है, ये गोरा है, ये चटपटा है, ये अटपटा है। तो इस तरह के विभेद होते हैं। सांस्कृतिक विभेद भी होता है कि मेरे धर्म में तो ये चीज़ नहीं मानी जाती और दूसरा बोलेगा मेरे धर्म में ये चीज़ मानी जाती है। तो ये संस्कृति के ऊपर है। आर्थिक विभेद जो है, अरे ये तो गरीब का बच्चा है, मैं अमीर का बच्चा हूँ, ठीक है? स्थान आगत विभेद जो होता है, जो लोकेशन, जो कि यार ये तो झुग्गी बस्ती में रहता है, मैं यहाँ पे सोसाइटी में रहता हूँ, ये सब चीज़ें जो है विभेद में आती हैं, ठीक है? आगे जो है यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है। लिंगीय विभेद के कारण क्या हो सकते हैं? अभी जो है यहाँ पे बताया गया कि विभेद जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके विभेद के कारण क्या हैं? ये कारण को शॉर्ट में समझाया हुआ है। सबसे पहले मान्यताएं एवं परंपराएं। हम जो मानते हैं पहले से और जो हमारे परंपराएं चली आ रही है, वो हमारे लिंगीय विभेद यानी बालक और बालिकाओं में जो विभेद का कारण बनी हुई है। उसके अलावा जो है अशिक्षा, यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी ये लिंग विभेद का जो है कारण बना हुआ है। उसके अलावा जो है सरकारी
जो आपकी उदासीनता होती है, यानी सरकार जो है इसके प्रति जो है रवैया अच्छा नहीं अपनाती है, ये भी एक लिंग विभेद का कारण बना हुआ है। और सामाजिक कुप्रथाएं, यानी कि अरे बच्ची है, बेटी पैदा हो गई, जला दो, मार दो, ये कर दो, और साथ ही साथ जो है दहेज ले लो, ये सामाजिक कुप्रथाएं जो चल रही हैं, ये एक और इसका लिंग विभेद का कारण है। संकीर्ण विचारधारा, यानी कि आपकी मानसिकता कैसी, आप सोच कैसी रखते हैं, ये भी एक जो है लिंग विभेद का कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा तो हो रही है लेकिन उस शिक्षा में लिंग विभेद के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि हमें लिंग विभेद नहीं करना चाहिए, बालक बालिकाएं जो है बराबर होती हैं, सभी को समानता का अधिकार है, सभी का जीवन बराबर है। तुम भी 80 साल 70 साल में मरते हो और औरतें भी 70 80 साल में मरती हैं, तो यहाँ पर लिंग विभेद का कारण कहाँ बनता है? तुम जितना जीते हो उतना तुम तो स्त्री भी जीती है जो तुम्हारे साथ रह रही है, ठीक है, और तुम्हारी जीवन भर सेवा करती है। तो दोषपूर्ण शिक्षा नीति की प्रणाली भी जो है इसका एक कारण है। उसके अलावा जो है हम बता सकते हैं इसमें एक और जो है जागरूकता का अभाव, यानी कि हम जागरूक नहीं कर रहे हैं, लोगों को जो है प्रयास नहीं कर रहे कि भैया देखो ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, तो जागरूक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आर्थिक तंगी, हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा नहीं है तो लोग जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो ये एक और होता है। और सांस्कृतिक कारक तो है ही, समाज में जो है जितनी भी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जिसको हम मानते चले आ रहे हैं, जो हमारी मान्यताएं परंपराएं हैं ना, वो सांस्कृतिक कारकों में भी साबित होती हैं, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक कारण तो यही है, एक आदमी को आप कितना भी घोड़े के चने खिला लो या गधे के चने खिला लो, वो अगर दूषित है तो दूषित रहेगा, वो घोड़ा नहीं बनेगा, वो गधा भी नहीं बनेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। तो मनोवैज्ञानिक कारण होता है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति में वो चीज़ आएगी नहीं जो आप बोलना चाहते हो। आप देखोगे एक परिवार में ना 5 तरह के सदस्य होते हैं, 4 तरह के सदस्य होते हैं। अब उन सदस्यों की देखोगे मनोवैज्ञानिकता जो है अलग-अलग होगी, सभी की मानसिक प्रक्रियाएँ अलग-अलग होगी। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो है अच्छी बातें करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, और कोई एक ऐसा दुष्ट होगा जो आपसे ढंग से बात नहीं करेगा, ना वो किसी दूसरे से ढंग से बात करेगा। वो अपने आप को नवाब समझेगा, जैसे कि वो प्रजा का आप जो है उसकी प्रजा है और वो आपका राजा है, इस तरह की बातें वो करेगा। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कारक भी आता है। तो ये सारे के सारे लिंग विभेद के कारण हैं। अ, और कौन-कौन से हैं? मान्यताएँ और परंपराएँ हैं हमारी, अशिक्षा भी है, सरकारी उदासीनता भी है, सरकार जो है जागरूक नहीं है, ये भी है, सामाजिक कुप्रथाएँ भी हैं, साथ ही साथ संकीर्ण विचारधारा, हमारी मनोवैज्ञानिक विचारधारा कैसी है, ये है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है, और साथ ही साथ जो है आप बता सकते हो यहाँ पर जागरूकता का अभाव भी है, आर्थिक तंगी भी है, पैसे कमी भी है, सांस्कृतिक कारक भी है और मनोवैज्ञानिक कारक भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? विद्यालय की होती है, अभी हमने बताया था। परिवर्तन किसका नियम है? तो ये प्रकृति का नियम है। ज्ञान के स्रोत जो है कितने हैं थे? 4 होते हैं। शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा जो है प्रभावित करता है, किसको करता है? समाज को। अभी हमने ये क्वेश्चंस कुछ देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा क्वेश्चंस और देखेंगे। संस्कृत इस मतलब इस वीडियो को आपने पढ़ लिया तो आपका काम जो है खत्म हो जाता है। संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? तो मानव द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक तत्वों का संग्रह है संस्कृति, ठीक है? खालिस्तान और शिक्षक में अति निकट संबंध होता है, तो अभी हमने बताया था पाठ्यचर्या और शिक्षक में, ठीक है। और यहाँ पर जो है कई बार जो है देखो, आपको बहुत सावधानी से आंसर्स लिखने हैं, आपको जो है जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी वस्तु के संबंध में जानकारी ही खालिस्तान क्या होता है? ज्ञान होता है। जॉन लॉक जो है खालिस्तान ज्ञान के प्रवर्तक थे, तो अगारनात्मक जो है ज्ञान के प्रवर्तक थे। पाठ्यचर्या खालिस्तान आधारित तथा खालिस्तान आधारित होनी चाहिए, तो ज्ञान तथा बाल आधारित होनी चाहिए, बाल मतलब बालकों पे आधारित होनी चाहिए। एक अच्छा पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होता है? संगलशील होता है, वृद्धिशील होता है और विकासशील होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और समाज सृजनात्मक के आयाम क्या होते हैं? तो प्रवाह है, नम्यता है, मौलिक विस्तार, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की विधियां बताइए, ये आप बता सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ज्ञान के प्रकार तथा उपकरण बताइए, ये सारे दिए गए हैं क्वेश्चंस के आंसर। डीपीईपी कार्यक्रम क्या है, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, ये क्या है? इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आपसे बेसिक शिक्षा के उद्देश्य आपको बताने हैं, शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के नाम लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। कोठारी कमीशन क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। जीजू भाई के अनुसार जो है अध्यापक क्या है, ये आपको डेफिनेशन देनी होती है कई बार। टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम जो है आपको बताने हैं। मैंने बताया था कि मैं सारे क्वेश्चन के जो ऊपर क्वेश्चन छूटे हुए थे उनके आंसर्स दूंगा। यूनिसेफ के बारे में आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 6 मौलिक अधिकार जो है हमारे माने जाते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा गया है एनसीटीई का अर्थ बताइए। एनसीटीई का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। वर्तमान परिचय में शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, इसी में अथवा भी है। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। दोनों में से किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें से कोई भी पॉइंट देखिए, आपका जितना भी नंबर का प्रश्न हो, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो आप उसे 1-2 पॉइंट आधा ज़्यादा लिखें। 3 नंबर का प्रश्न है तो उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखें। 2 नंबर का प्रश्न है तो उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखें। 4 नंबर का प्रश्न है तो 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखें। ये ध्यान रखना है। पॉइंट आपको आपके प्रश्न के जो उत्तर हैं देने हैं, वो प्रश्न के क्रमांक में जो आपका नंबर दिया गया है, वो कितने नंबर का क्वेश्चन है उससे ज़्यादा लिखना है आपको। तो इस तरह से आप सारे इसमें लिख सकते हैं। अब आ जाइए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधि का स्वरूप क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है शिक्षण विधि का प्रारूप ऐसा होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करना है, या महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। याद रखना है, बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था, जो सिद्धांत था, जो धारणा थी, वो महात्मा गांधी की थी। ये ध्यान रखना है। तो बुनियादी शिक्षा का नाम जब भी आए तो महात्मा गांधी को याद कर लेना। तो ये रहा महात्मा गांधी के जो विचार है, जो अर्थ बताते हैं, वो महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा का। तो ये रहा। इसकी प्रमुख बातें क्या हैं ये पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, या फिर हमारा क्वेश्चन आएगा बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। तो इस तरह से उद्देश्य हैं, काफ़ी उद्देश्य आपको दे रखे हैं। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन किन बातों का समावेश किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखो, आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, ये सारे के सारे समावेश हैं उसमें। गीजू भाई के अनुसार बाल देव भव को स्पष्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गीजू भाई का। ठीक है, तो इसको आपको स्पष्ट करना है। कैसे स्पष्ट करना है? जहाँ पे मैंने बताया है कि बाल मंदिर को जो है एक मंदिर माना गया, यानी कि विद्यालय को एक मंदिर के अनुसार जो है गीजू भाई मानते हैं। इस तरह से आपको जो है इसको स्पष्ट करना होगा, तब जाके जो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। दर्शन क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है, दर्शन क्या होता है। मांटेसरी पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मांटेसरी पद्धति क्या होती है उसके बारे में मारिया मांटेसरी ने क्या बताया है, ये सब जो है आपसे पूछा जाता है। 901 में भी हमने डिस्कस किया था इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपको आंसर लिखना होगा। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखना है, तो शिक्षा के उद्देश्य रूसो के अनुसार ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है महर्षि अरविंद के शिक्षा दर्शन को संक्षेप में समझाइए, जो कि मैंने ऊपर क्वेश्चन छोड़ा था, तो मैंने बताया था कि नीचे आकर के हम सारे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो है उनके तनेजा के शब्दों में जो है क्या है, श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन, तो वो भी बता देंगे हम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं। साथ ही साथ गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत जो है आपको बताने हैं। तो ये सारे के सारे सिद्धांत आप बता सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे सिद्धांत हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा, इसमें से देखिए सारे के सारे सिद्धांत नहीं लिखने हैं। मैंने बताया जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे 2 पॉइंट ज़्यादा लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 7 पॉइंट लिख दीजिए, 8 पॉइंट लिख दीजिए, 9 पॉइंट लिख दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं 12-12, 13-13, 14-14 पॉइंट लिखो। टैगोर की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संक्षेप में बतानी है। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, सारा आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन बनता है, मारिया मांटेसरी की शिक्षण विधि को संक्षेप में समझाना कि उनकी विधि कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम खंड क के द्वारा, ख के द्वारा जो है समझा सकते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, ये भी बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए, जो कि हमने ऊपर छोड़ा था। तो ये जो है शिक्षा के उनके उद्देश्य हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार। शिक्षा के महत्व लिखिए। तो शिक्षा के महत्व जो है आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया था। आप चाहें तो यहाँ पे समरी वाइज भी लिख सकते हैं। श्री अरविंद के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गया है। मारिया मांटेसरी की शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक का नाम लिखिए, तो उसका डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड है। ठीक है, बच्चे का खोज या बालक का खोज। जीजू भाई का पूरा नाम जो मैंने आपको बताया था। गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा पे जो जोर दिया है, तो मैंने बताया था हमेशा गांधी जी का जब भी नाम आए तो उनका याद रखना है बुनियादी शिक्षा है। स्वावलंबन बुनियादी शिक्षा की तेजस्वी जांच है, यह कथन किसका है, गांधी जी का है। बुनियादी का नाम आए तो गांधी जी को याद कर लेना। टैगोर शिक्षा का प्रमुख 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। शिक्षा के उद्देश्य मैंने ऑलरेडी
आपको डिस्कस कर दिया है। बाकी आप यहाँ से उद्देश्य लिख सकते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है ये आपको बताना है। शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं ये बताना है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का योगदान क्या है ये बताना है। ठीक है? तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि राष्ट्र का विकास जो है शिक्षा कैसे करती है। 901 में हमने डिस्कस कर लिया था इसको। पाठ्यचर्या की विशेषताएँ बतानी है कि पाठ्यचर्या जो होती है हमारा करिकुलम उसका विशेषताएँ क्या होती हैं, तो ये आपको बता देना है। ठीक है? तो ये सारी विशेषताएँ हैं इसकी। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तनों का विद्यालय पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से आगे जो क्वेश्चंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बालक के सामाजिककरण को कौन से तत्व जो है प्रभावित करते हैं, तो घर है, परिवार है, आसपास के लोग हैं, जाति, समुदाय, समाज, विद्यालय, विद्यालय द्वारा आयोजित सहगामी क्रियाएँ जो इसमें होती हैं, जिसको एनसीसी, संगीत, नाटक, कृत्य ये जो भी बोलते हैं, धर्म आदि हैं, सारे के सारे। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ बताना है आपको, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार बताने हैं, आधार कौन-कौन से हो सकते हैं, यह बता देना है। ये आधार रहे आपके आयु है, लिंग है, प्रजाति है, जाति है, संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक योग्यता, राजनीति शक्ति। एमपी डीएलएड के नोट्स जो है फर्स्ट ईयर के लिए 499 में, सेकंड ईयर के 599 में, जीपे या फ़ोन पे आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, इमीडिएट अपना इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट का, व्हाट्सएप पे, और आपको जो है नोट्स की प्राप्ति हो जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा हेतु किए गए प्रावधानों का वो लिखिए, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं ये बताना है। तो ये सारे प्रावधान मैंने यहाँ पे स्पष्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हो। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है ये बताना है आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या मतलब क्या होते हैं या क्या आशय, ये भी मैंने आपको 901 में कराया। लेकिन देखो मैंने बताया था कि 901, 902, 903, 904, 905 ये सारे आपस में कनेक्टेड रहेंगे। वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। और लास्ट ईयर बच्चों ने माना था, उन्होंने स्कोर अच्छा किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स पहले ही पढ़ लें। समानता का अधिकार क्या है ये आपको बताना है। बालकों के सामाजिकरण में शिक्षक किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं ये समझाना है। तो हम इन पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कैसा बनता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा अधिनियम को समझाना है, जो कि 2009 की है। तो ये बाल्य शिक्षा का अधिनियम जो है 901 में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको जो अच्छा आंसर लगता है उसको डिस्कस आप जो है यहाँ पे याद कर सकते हैं। सारे के सारे आंसर्स मैंने बेहतरीन तरीके से लिखे हैं। हंटर आयोग से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी ये आपको बताना है। हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी आपको बताना है। यहाँ पर जो है इसकी सिफारिशें जो थी वो ये रही, निम्नवत लिखी गई हैं। और शिक्षक के रूप में समाज के प्रति जो है आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं, समाज में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्या कर्तव्य होते हैं, ये आपको बताना है। आपको ध्यान रखना है। सफल शिक्षक के सामाजिक गुणों पर देखो, सामाजिक गुण और व्यावसायिक गुण, अगर आपको कन्फ्यूज़न होते हैं तो आप कोई भी लिख के आ जाओ, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो सामाजिक गुण अलग हैं और व्यावसायिक गुण अलग हैं। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है, इस कथन को अपने विचार से स्पष्ट करना है कि आप जो है इस पे क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके आंसर्स लिखे गए हैं। शिक्षक का राष्ट्रीय भावनाओं के जागरण में क्या कर्तव्य है ये बता सकते हैं आप। इस तरह से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अभिभावक अध्यापक संघ का महत्व बताना है, या शिक्षक पालक संघ। अभिभावक अध्यापक संघ को जो है शिक्षक पालक संघ भी बोला जाता है। तो इसका जो है क्या महत्व है ये स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ठीक है, ये सारा का सारा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो ये आंसर है आपके सामने। इसके बाद जो है समाज से संबंधित कार्यों में एक शिक्षक की स्थिति या भूमिका को स्पष्ट करना है। समाज से संबंधित कार्यों में जो एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है उनके कार्यों में, तो वो बताना है आपको। ये सारे के सारे कार्यों में जो है भूमिकाएं हैं उसकी शिक्षक की। शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालिए, या एक सफल शिक्षक के मानवीय गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये आंसर्स आप लिख सकते हैं। कौशल या व्यवहारिक ज्ञान से आप क्या समझते हैं। ज्ञान के प्रमुख रूप लिखिए, ज्ञान के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या हैं ये आपको बताना है। कहाँ कहाँ से आप ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। स्रोत का मतलब ये हो गया। पाठ्यक्रम से क्या आशय होता है, या पाठ्यक्रम की परिभाषा दीजिए, महत्व बताइए, ये जो है आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम परिभाषा भी दिया गया है, उसके महत्व क्या है वो भी बताई गई हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, इन परिभाषाओं को जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, फिर महत्व की बात करते हैं, तो महत्व जो है आपको अलग से लिखना पड़ेगा। पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है ये बता सकते हैं। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हैं यहाँ पर, आप इनमें से कुछ भी उद्देश्य लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, या पाठ्यक्रम के स्वरूप पे जो है प्रकाश डालने की बात करें, या उल्लेख करने की बात करें, या लेख लिखने की बात करें, तो इस तरह का आपको जो है आंसर लिखना होगा।
ये आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसके बाद जो है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में कोई दो अंतर लिखिए। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों ही अलग होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, आपका सिलेबस और करिकुलम दोनों अलग अलग होते हैं, तो उनमें जो है आपको अंतर बताना है, कोई भी दो। यहाँ पे मैंने 3 अंतर बताए हुए हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है ये आपको बताना होता है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा। ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य है, ज्ञान मीमांसा क्या होती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एक 2009 भी है, 2005 है। 2005 की बात आपसे पूछ रहा है तो उस पर प्रकाश डालना है, किस तरह से पूछेगा, क्या आंसर लिखने हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है आपका ये पूरा सिलेबस जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। एमपीटीईएलटी के नोट्स जो है आप इस तरह से ले सकते हैं, जो कि मैं आपको बार बार डिस्कस कर चुका वीडियो के माध्यम से। और कुछ बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, जिनको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो ये नोट्स जो है मैंने इंग्लिश में भी उपलब्ध करा दिया है। 902 वाला सब्जेक्ट, 901 वाला भी और 902 वाला भी। अभी जैसे ही 903 का हम डालेंगे तो उसमें जो भी अपडेट होगी आपको पता चल जाएगा। तो आप जो है सारे नोट्स ले सकते हैं। और जो है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट किया हुआ है। बाकी आप जो है हिंदी में पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी से जो है इसका थोड़ा सा आप जो है मैचिंग कर लेना। मैंने अपने हिसाब से जो है बेहतरीन करा है। बाकी इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और जो भी हो सकता है पॉसिबल बच्चों के लिए वो हम कर रहे हैं। और हमेशा जो हमारे नोट्स हैं वो प्रगतिशील होते हैं। आपको 90% मार्क्स लेने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इन नोट्स को पढ़िए और इनको तैयार कर लीजिए समय से पहले। केवल आपको मात्र करना क्या है कि व्हाट्सएप पे जो है अपना स्क्रीनशॉट जो पेमेंट करोगे उसको भेज देना है और आपको जो है तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसे ही आपका पीडीएफ मिल जाता है उन पीडीएफ को पढ़िए और स्टार्ट कर दीजिए अभी से रिवीजन। जितने सब्जेक्ट आप ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा पेपर होगा। आप सोचते हैं कि केवल 901 है, मैं 901 पढ़ लूँ, बाद में देखूंगा 902 को, तो फिर आपकी गलत फहमी है। 901 में 902 से भी क्वेश्चन आएंगे, 903 से भी आएंगे, 904 से भी आएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे बातों को स्पष्ट रूप से समझा होगा और यहाँ पे ये वीडियो जो है आपने कंप्लीट देखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको इस तरह का ही मिलेगा जो नोट्स रूप में प्राप्त करेंगे।